गोली क्यों मारते? अगर पुलिस गोली न मारे तो क्या पुलिस गोली खाए? जिन्होंने फर्जी इनकाउंटर किए हैं वो देखना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। अपनी धाक बनी रहे, धाक से लोग डरे, इसलिए उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर किए जा रहे हैं। तो माफियाओं की उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। ठीक है, गाड़ी पलट गई, लेकिन पलटी कैसी है बताओ ना। ये गाड़ी पलटी की पलटाई है। माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। अब यूपी बदल चुका है नए एयरपोर्ट के रूप में। अब तो नए एयरपोर्ट में भी नाव में ही चलेगी, नाव पे ही चलना पड़ेगा। एयरपोर्ट में ही पानी भर गया। देश के अंदर एक्सप्रेस वे का 60% शेयर यूपी के पास है। कानपुर और लखनऊ एक्सप्रेस वे बरसात में ही ढह गया हो। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक की सबसे करप्ट गवर्नमेंट मानी जाएगी। हमने 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना किया है। स्वास्थ्य विभाग तो ऐसा है जिसको खुद ही इलाज की जरूरत है। तो दोनों नेताओं के अपने अपने दावे हैं। 27 में चुनाव है, उससे पहले योगी की पूरी कोशिश है कि यूपी विकास करता हुआ नजर आए। लेकिन देखिए आंकड़े क्या कहते हैं, अपराध पर कितना लगाम लगा है। 2012 से 17 तक 815 दंगे हुए। योगी सरकार का दावा 2017 के बाद कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। 2017 से पहले एनकाउंटर की नीति नहीं हुआ करती थी, लेकिन योगी के शासन में 17 के बाद 17,000 से ज्यादा एनकाउंटर हो गए। 2012 से 17 के बीच 41 अपराधी ढेर हुए और 2017 के बाद 289 अपराधी ढेर हुए। 2017 से पहले महिला अपराध के टॉप राज्यों में यूपी भी गिना जाता था, लेकिन 2017 के बाद महिला अपराध में 50% की कमी आई। 2017 से पहले 56% अपराधियों को सजा मिला करती थी यूपी में, यानी पुलिस केस लड़ती थी तो 56% लोगों को सजा मिलती थी। पुलिस ऐसे पैरवी करती थी। 2017 के बाद उसमें इजाफा हुआ और 70% अपराधियों को सजा मिली। देश में नंबर 1 यूपी बना है अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में। अब जरा निवेश की बात करिए। विकास के मामले में 2017 में अर्थव्यवस्था में 6 से 7वें नंबर पर यूपी था 2017 और उससे पहले। 2017 के बाद यूपी आर्थिक विकास में टॉप 3 राज्यों में आ गया है, यह दावा है। 2017 और उससे पहले प्रति व्यक्ति आय यूपी में थी 48,000 रुपए सालाना। अब 2026 में प्रति व्यक्ति आय हो गई है 1,20,000 रुपए। 2017 और उससे पहले बड़े उद्योग 14,000 लगे थे। 2017 के बाद बड़े उद्योग 35,000 तक लगे। 2017 से पहले बड़े स्टार्टअप्स नीति नहीं थी यूपी में। 2017 के बाद 22,000 से ज्यादा स्टार्टअप देश में 4थे नंबर पर यूपी स्टार्टअप के मामले में। 2017 से पहले मोबाइल उत्पादन यूपी में नहीं होता था, बहुत पीछे था। 2017 के बाद देश के मोबाइल उत्पादन में 55% हिस्सेदारी यूपी की है। 2017 से पहले यूपी में थे 4 एयरपोर्ट और 2017 के बाद यूपी में 17 एयरपोर्ट है, यह सरकार का दावा है। 2017 से पहले यूपी में 3 एक्सप्रेसवे और 2017 के बाद यूपी में 20 से ज्यादा एक्सप्रेसवे का सरकारी दावा है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जो आज जापानी प्रतिनिधियों से मिले हैं उत्तर प्रदेश में निवेश, विकास और रोजगार के लिए। जापान लैंड ऑफ द राइजिंग सन है और उत्तर प्रदेश लैंड ऑफ द सूर्य वंश है, लैंड ऑफ द श्री राम है, लैंड ऑफ द अनलिमिटेड पोटेंशियल है। जापान के पास दशकों का औद्योगिक अनुभव है। उत्तर प्रदेश के पास उसे आत्मसात करने और आगे बढ़ाने वाली युवा पीढ़ी है। हम चाहते हैं जापानी कंपनियां उत्तर प्रदेश को अपना सेकंड इंडस्ट्रियल होम माने। आज 2000 करोड़ रुपए से अधिक का स्कॉट कुबोटो परियोजना में लगभग 4000 रोजगार सृजन की जो संभावना विकसित हुई है, यह भारत जापान इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। स्पार्क मिंडा टोयो डेंसो साझेदारी भी जापानी टेक्नोलॉजी और उत्तर प्रदेश के स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के इंटीग्रेशन की संभावनाओं को प्रदर्शित करता है।
तो योगी आदित्यनाथ जापानी डेलीगेशन से मिल रहे थे और कैसे उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़े उसकी कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ मैंने आपको एनकाउंटर की तस्वीर भी दिखाई यूपी की, लेकिन अखिलेश ने भी एक एनकाउंटर की तस्वीर साझा की। अखिलेश एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि एक शख्स लेटा हुआ जिसका एनकाउंटर हुआ, पुलिस पहुंचती है, पहले उसके पांव में पट्टी बांधती है, फिर देखिए इतनी देर वीडियोग्राफी हो रही, जितनी देर पट्टी बांधी जा रही है, कैमरे से वीडियो बन रहा है। पुलिस वाला पहले रुमाल बांधता है, फिर उसके नजदीक जाता है, फिर उसे उठाता है और उसके बाद जेब से कारतूस निकालता है। सुनिए जरा पूरे वीडियो। क्या नाम है? मुकेश यादव। मुकेश जी सर। पिताजी का? राम नरेश यादव। राम नरेश यादव। राम नरेश जी सर। क्यों पुलिस देख भाग रहे थे? क्या किए थे? क्या हुआ था चनेठी में? मर्डर हुआ सर। किसका किसका? वो दो लेडीज का। हाँ उसमें सर इसीलिए पुलिस से देख के भाग रहे थे? हाँ जी सर। डर गए? जी सर। क्या फायर क्यों कर दिए? और इधर दिखा भाई, ये तवज्जो तुम्हारा है? जी सर। हाँ जी सर। अच्छा इसमें क्या है? राउंड सर। राउंड और कुछ है? नहीं सर। और इधर देखो, इसमें क्या है? मोबाइल किसकी है? तुम्हारी? जी सर। अब देखिए अखिलेश यादव इस एनकाउंटर की वीडियोग्राफी पर सवाल उठा रहे हैं। उसके बाद पुलिस वाला पहुंचता है स्कूटी तक, स्कूटी में हरी पन्नी रखी है, स्कूटी की गद्दी हटाता है, हरी पन्नी से हरे हरे नोट निकालता है। कितना रुपया है जी? उसमें खर्च कितना खर्च होगा? कितना होगा? 10-15 हज़ार बाकी होंगे। अरे गिनवा लेते हैं। ये एक गड्डी है, 2 3 4 5 6 7 8 31,000 है। कितना है? 2 लाख। हाँ 50 से 2 लाख 31,000। बाकी कितना खर्च हो गया? 19,000। अब देखिए अखिलेश यादव ने ये पूरा वीडियो ट्वीट किया। अखिलेश क्या कह रहे हैं वीडियो ट्वीट करके? अखिलेश लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की शूटिंग चल रही है। कथा पटकथा लिखने वाले भी पुलिस के लोग हैं, डायरेक्टर भी और वेशभूषा भी, सज्जा वाले भी। अब देखिए जरा अखिलेश यादव इसके जरिए क्या सवाल उठा रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यह वो वीडियो। यूपी में एनकाउंटर पर भारी सवाल और बवाल भी हो रहा है। इटावा में 2 दिन पहले पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारी। एनकाउंटर से जुड़ा पुलिस और अपराधी का वीडियो सामने आया। एसआई एनकाउंटर के बाद आरोपी के पैर में पहले पट्टी बांधते नजर आया। उसके बाद दरोगा साहब बड़ी शालीनता से सवाल पूछते दिखते हैं। फिर आरोपी की जेब से कारतूस और स्कूटी से पैसे निकालते हैं। दरोगा साहब एनकाउंटर साइट पर नोट गिनते भी नजर आए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए। कहा यूपी में लगता है फिल्म सिटी की शूटिंग चल रही है। कथा पटकथा लिखने वाले पुलिस के ही लोग हैं और डायरेक्टर और ड्रेस डिजाइनर भी पुलिस वाले हैं। इटावा में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद अपराधी को पकड़ा। दरोगा जी ने हाथों हाथ पट्टी बांधी, सारी पूछताछ कर ली। अखिलेश आगे लिखते हैं शायद थाने तक पहुंचते पहुंचते चार्जशीट भी तैयार हो जाए। पुलिस का स्वांग रचकर झूठ को सच दिखाने का नाटक खतरनाक है। कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले यूपी में कानून व्यवस्था को ही अपराधी बना रहे हैं। एनकाउंटर और इस वीडियो को लेकर यूपी पुलिस ने सफाई दी है। इटावा के एसएसपी ने कहा बीएनएस के तहत
अब मौके से साक्ष्य बनाना पड़ता है हमें। नए कानून के हिसाब से आरोपियों से पूछताछ करनी होती है, लेकिन यह गोपनीय वीडियो आखिर लीक कैसे हुआ, अब हम इसकी जांच करेंगे, पुलिस ये कह रही। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। भाई अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। अपनी धाक बनी रहे, धाक से लोग डरें, इसलिए उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर किए जा रहे हैं। इतनी खराब पुलिस कभी नहीं होगी जो इस सरकार में हो गई है। जाति धर्म देख करके इनकाउंट करवाती है, इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। फर्जी इनकाउंटर नाकाम सरकार की पहचान है। पुलिस केवल पैसे देख रही है और सुनने में आया कि हथेली गरम तुरंत पुलिस नरम। एक ही कानून चल रहा है यहाँ पर। अखिलेश यादव है जो आज अभी गिरफ्तार हुआ है, ये इसका रिश्ते में साला लगता है। 3 माजा की बोतल लेकर के गया था, 1 शील्ड की और 2 थी जिसमें इन लोगों ने नशे की दवा मिलाई थी। और जब माँ बेटी 15 अगस्त को उस कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद बेहोश हो गई, इन लोगों ने हाथ पांव बांधे और इसके बाद वहां पास पड़ी हुई दराती से, उसी के घर में थी, उस दराती को लेकर के और उससे गला रेत दिया गया। तो अखिलेश यादव एक तरफ एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे थे, दूसरी तरफ अखिलेश के करीबी आजम खान के ठिकानों पर रेड हो रही थी। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर ईडी रेड कर रही थी। ये जौहर यूनिवर्सिटी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहुंची है। आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। अब देखिए आखिर ईडी ने छापेमारी क्यों की है, ये आपको बताऊं। सपा नेता आजम खान पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और आजम से जुड़े 10 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई। यह कार्रवाई पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई है और एक्शन जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट मामले में हुआ। वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी और संदिग्ध फंडिंग के आरोप हैं। जौहर यूनिवर्सिटी में सुबह 7 बजे छापेमारी हुई। 15 अफसरों की टीम 6 गाड़ियों में जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची। यूनिवर्सिटी के बाहर 100 से ज्यादा पुलिस वाले मौजूद। आजम खान के आवास पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी। ईडी की टीम ने जौहर यूनिवर्सिटी के दफ्तर में भी दबिश डाली। एक निजी कंपनी और उसके डायरेक्टर पर भी छापेमारी हुई। यह सब रामपुर में हुआ। अब देखिए सहारनपुर में क्या हुआ। आजम के करीबियों पर ईडी से सुबह से ईडी कार्रवाई कर रही। जौहर ट्रस्ट से जुड़े सीए दीपक गुप्ता पर शिकंजा कसा गया। आजम के करीबी दीपक गुप्ता के घर छापे मारे गए। लखनऊ नंबर की गाड़ियों से ईडी की टीम यहां आई थी और कंप्यूटर, लैपटॉप, डिजिटल साक्ष्य जमा कर रही है। कुछ ठेकेदारों और ट्रस्ट के बीच भी लेन देन की जानकारी मिली। दिल्ली में देखिए क्या हुआ। जौहर एसोसिएट के पार्टनर के घर रेड हुई। ईडी ने जामिया नगर के जसोला इलाके में कार्रवाई की। सुबह भारी पुलिस बल के साथ ईडी की टीम पहुंची। ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी के लेन देन से जुड़े साक्ष्य जमा किए ईडी ने। अब देखिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर सपा नेता अबू आजमी और दयाशंकर सिंह। मैं समझता हूँ कि आजम साहब को इतना ज़्यादा परेशान करना, मतलब ये तो लगता है कि बदले की भावना है। सरकार पावर में है, इसका मतलब नहीं कि किसी अपने अपोजिशन के लोगों के साथ इस तरह से ओके अब ईडी की कार्रवाई इतने दिन तक जेल में पड़े रहे। अब वो उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाया है, अब उसमें यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ेंगे, एजुकेट होंगे, देश तरक्की करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि लगातार एक आदमी के पीछे लगा देना इस तरह से, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल से गैर वाजिब है, बिल्कुल गलत चीज़ है ये। कहीं ईडी ने कोई गड़बड़ी पाया होगा, कहीं उस तरह के इसी कारण जो है छापा पड़ा होगा। ये तो सब जो है ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपना समय समय पर देखती रहती है। कहीं से कुछ ऐसा इसमें मिला होगा जिसके आधार पर छापा पड़ा। यूनिवर्सिटी में आकर के और इस तरह से ईडी की रेड डालना, और आप देख सकते होंगे माहौल पूरा पुलिस से घेरा हुआ है। ये एक शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती है, यहाँ से बच्चों का भविष्य तय होता है। और यहाँ पे आकर इस तरीके का पस मंजर तैयार करना, इसका मतलब पूरी तरीके से आप भयभीत करना चाहते हैं। अब देखिए 27 में चुनाव है। समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है और इसे 27 चुनाव से जोड़कर देख रही है कि एक्शन तेज हो गया है और
बीजेपी और योगी सरकार कह रही है ये तो ईडी की कार्रवाई है। अखिलेश यादव ने कहा शिक्षा, शिक्षक और स्कूल बंद करने वाले भाजपाई और उनके संगी साथी यूनिवर्सिटी बनाने वालों के खिलाफ ईडी की छापेमारी कर रहे हैं ताकि समर्थकों को संतुष्ट कर पाए। उन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है जो आपराधिक कांडों में है। ओपी राजभर कह रहे हैं इसके लिए अखिलेश यादव जी और सपा के नेता जिम्मेदार हैं जो नहीं चाहते कि आजम खान जिंदा रहे। ये रात में योगी से मिलते हैं, वो बताते हैं कि क्या क्या किया गया है और जांच कराने के लिए कहते हैं। इस घटना के लिए अखिलेश यादव जी और सपा के नेता ही जिम्मेदार हैं। समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने कहा इस तरह की छापेमारी पहले भी हो चुकी है और कुछ नहीं मिला, इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा। आजम फिर बेदाग साबित होंगे। जौहर यूनिवर्सिटी पर छापेमारी राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। इमरान मसूद कह रहे हैं आजम खान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है, फिर भी वो बाज नहीं आ रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दानिश अहमद अंसारी यूपी मंत्री हैं, वो कह रहे हैं अगर बबूल का पेड़ बोगे तो मीठे फल नहीं मिलेंगे। यूनिवर्सिटी के जरिए निजी हितों को पूरा करने का एजेंडा था, जनता की मेहनत की कमाई को लूटा, सरकारी जमीन लूटी गई है। सुनिए आजम खान पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। लोग आए हुए हैं, पता नहीं ईडी के हैं, सीडी के हैं, बीडी के हैं, काय के हैं। ये यूनिवर्सिटी को घेर रखा है, गेट बंद है, आप देख ही रहो, सब गेट बंद है, किसी को जाने नहीं दे रहा है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन टीम आती है और कोई इंक्वायरी करना चाहती है, मालूम करना चाहती है, तो ये क्या तरीका है कि इतने बड़े कैंपस को बंद कर दिया गया है। राजनीतिक द्वेष के अंदर एक व्यक्ति को आपने बिल्कुल बर्बाद कर दिया और अब शिक्षा के मंदिर को आप तबाह करने पर उतार हुए हैं, मदरसों पर आप बुलडोजर चला रहे हैं। पढ़ाई की बात होनी चाहिए। ये तो यही जो नफरत का खेल है, ये नफरत बेहतर नहीं है, समाज के लिए अच्छी चीज है। ये सरकार में थे तो आपने नक्शा पास क्यों नहीं करा दिया? आपने धन दिया, सरकारी जमीन पर अगर आप भवन बना रहे हैं, विद्यालय का भवन बना रहे हैं, तो आपको सरकारी जमीन को हस्तांतरण करके विद्यालय के नाम कर देना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने इस नाते नहीं किया कि आगे सरकार, इनको घमंड था कि सरकार आगे आएगी तो आजम खान जी ज्यादा बोलेंगे तो वही हम उभारेंगे। मंत्री भी बनाने की बात, अरे सरकार में थे तब नहीं बनाए। अब गृह मंत्री नहीं, शिवपाल जी और अखिलेश जी, अब मुख्यमंत्री की बात करो मुसलमान की। देखिए, जब आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो आपको मीठे फल नहीं मिलेंगे। ये पूरे प्रकरण में इसी कहावत की याद आती है। जो जौहर विश्वविद्यालय बना के शिक्षा को आगे बढ़ाने की दुहाई समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे हैं, दरअसल उस जौहर विश्वविद्यालय को बनाने के पीछे भ्रष्टाचार की क्या नई नई कहानियां लिखी गई, उन्हीं कहानियों की परतें अब खुल गई। जमीनी हकीकतें क्या है वो सबको मालूम है। क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्या एमएलए हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो वो तो जब दोष मुक्त हो जाएंगे उसके बाद इंशाल्लाह वो मंत्री भी बनेंगे और एमएलए भी बनेंगे, एमपी भी बनेंगे। तो एक तरफ आजम के ठिकानों पर रेड हो रही थी तो दूसरी तरफ यूपी में पुलिस पर भी एक्शन हो रहा था। वो पुलिस वाले जो रिश्वतखोर हैं, ये आप देख रहे हैं चार पुलिस वाले, जिसमें कांस्टेबल गौरव, यशवंत सिंह सब इंस्पेक्टर, सोहनलाल कांस्टेबल और पवन त्रिपाठी कांस्टेबल। अब सोचिए ये सब रिश्वत ले रहे थे, रिश्वत का माल लेने के लिए निकले थे। 800 किलोमीटर दूर गए और 800 किलोमीटर दूर गए, पैसा लिया लेकिन धर लिए गए। ये देखिए पैसा समेत धरे गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए जरा वो चारों पकड़े गए पुलिस वाले, इसमें दरोगा बाबू भी हैं और कांस्टेबल साहब भी हैं। और देखिए बोनट पर कैसे गड्डियां सजी हुई हैं और उसके बाद गड्डियों की गिनाई हो रही है। रिश्वत का माल है, ये सब बरामद किया है एंटी करप्शन ने। अब देखिए जरा, अब इन सब की गिरफ्तारी हो गई है और लाइन से इनको बिठाया गया। 4 पुलिस कर्मियों को दबोचा है एसीबी ने। यूपी में ये एक्शन हो रहा है। मकसद है कि पुलिस वालों में डर और खौफ रहे। रिश्वत लेने से पहले 1000 बार सोचें कि यूपी में रिश्वत ली तो फिर ऐसे ही धरे जाएंगे। देखिए पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार की यह कहानी काफी दिलचस्प है।
4 पुलिस वालों की तैनाती यूपी में अयोध्या के साइबर सेल में थी, लेकिन वो चारों घूस लेने सोचिए अयोध्या से 8 किलोमीटर दूर पहुंच गए। दरअसल राजस्थान के सीकर के युवक के खिलाफ केस था। मामला साइबर ठगी का था और अयोध्या में दर्ज किया गया था। केस से युवक का नाम हटाने के लिए पुलिस वालों ने 8 लाख रुपए मांगे। उन पुलिस वालों ने सीकर के युवक से 4 लाख रुपए वसूल भी लिए थे। बची रकम के लिए युवक ने पुलिसकर्मियों को सीकर बुलाया। इस बीच उस युवक ने एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत कर दी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने रिश्वत की मांग को वेरीफाई किया। वेरिफिकेशन के दौरान कांस्टेबल गौरव ने युवक से 4 लाख रुपए मांगे। बातचीत के बाद रिश्वत का सौदा 2,80,000 रुपए पर तय हुआ। सोचिए वहां भी बार्गेनिंग हो रही थी। दरोगा यशवंत सिंह 3 सिपाहियों को लेकर राजस्थान पहुंच गए। मंगलवार दोपहर पुलिस वालों ने घूस वसूली और अयोध्या लौटे। पीड़ित ने एसीबी को सूचना दे दी। पुलिस वाले सीकर से निकल गए और इसके बाद एसीबी ने सीकर बीकानेर हाईवे पर पुलिस वालों को रोका। इस दौरान आरोपियों ने कार से एसीबी की टीम की गाड़ी को ही टक्कर मार दी और भागने की कोशिश की, लेकिन एसीबी टीम ने चारों को पकड़ लिया। दरोगा समेत चारों आरोपी पुलिस वाले राजस्थान एसीबी की गिरफ्त में हैं। उधर अयोध्या एसएसपी ने चारों को सस्पेंड कर दिया है और जांच के आदेश दे दिए हैं। अब सोचिए जरा, इन पर एक्शन होगा। इसका मकसद यह होता है